हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा एसिड क्या है और बेस क्या है। अरेनियस की थ्योरी के अकॉर्डिंग, लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग और लीविस की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने एसिड और बेस को देखा। आज हम उसके आगे बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वुर्स्ट डाइल्यूशन लॉ इन पर कैसे अप्लाई होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला टर्म है स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा टर्म है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। स्टूडेंट ऐसी चीजें जो आयोनाइज हो जाए, डिसोसिएट हो जाए आयंस में, जब उनको डिसॉल्व किया जाए वाटर में या करंट पास किया जाए, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो वहां करंट पास करेंगे। अगर करंट पास करने पर या वाटर में डिसॉल्व करने पर आयोनाइज हो जाते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे NaCl, NaCl को अगर डिसॉल्व करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। तो NaCl क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट है स्टूडेंट। ऐसे सब्सटेंस जो आयोनाइज नहीं होते हैं, यानी आयंस नहीं फॉर्म करते हैं, उन्हें हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं स्टूडेंट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सुगर। सुगर आयोनाइज नहीं होता है, तो सुगर क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। होप आपको इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट समझ में आया होगा। स्टूडेंट जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्टूडेंट यह भी दो टाइप के होते हैं। जैसा कि आपने एसिड देखा था, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इसके लिए हमें एक टर्म समझना होगा जिसका नाम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। क्या नाम है स्टूडेंट? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो चलिए समझते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसॉल्व, कितने मॉलिक्यूल हमने डिसॉल्व किया स्टूडेंट। जैसे अगर सपोज दैट हमने 10 मॉलिक्यूल डिसॉल्व किया है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने डिसॉल्व किया है? 10, और 10 के 10 डिसोसिएट हो जाते हैं, पूरे डिसोसिएट हो गए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो ऐसे केस को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मींस कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, यानी कंप्लीटली डिसोसिएट करके आयन बना ले, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 और अप्रॉक्स टू 1 होता है स्टूडेंट। अप्रॉक्स टू 1 मतलब जैसे आपने 10 मॉलिक्यूल डिसॉल्व किया था, उसमें से 9 डिसॉल्व हुए, 9 डिवाइड बाय 10, आपका आंसर 0.99 समथिंग आया। तो आप बताओ, यह अप्रॉक्स टू 1 है, 1 के नियर है, तो इसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो स्टूडेंट, हमने डिसॉल्व किया 10 मॉलिक्यूल, उसमें से 2 ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, आयोनाइज कितने मॉलिक्यूल हुए? सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल आयोनाइज हुए, तो डिवाइड करिए, देखिए 2 1 2, 2 5 10, या डायरेक्टली आप 0.2 लिख सकते थे। तो अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, इस कंडीशन को कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो, थोड़ा बहुत डिसोसिएट हो। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं या स्ट्रॉन्ग जो बेस होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं स्टूडेंट, यानी वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड और वीक बेस भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। खाली एसिड और बेस इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, उनके अलावा भी इलेक्ट्रोलाइट हमारे सिलेबस में है। जैसे NaCl एक सॉल्ट था, लेकिन मैंने कहा यह एक इलेक्ट्रोलाइट है। वैसे एसिड और बेस को इलेक्ट्रोलाइट समझना बहुत इजी है,
क्योंकि हमने एसिड और बेस को समझ लिया है। तो ये था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर हमें परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो स्टूडेंट, तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू होता है अल्फा इंटू 100। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंटू 100%। बनाने के लिए हम इंटू 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये वो परसेंट बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कितने फैक्टर हैं जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अफेक्ट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट जो पहला फैक्टर है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अफेक्ट करता है, सॉल्वेंट या नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। मैंने सॉल्वेंट इसलिए लिखा है क्योंकि सॉल्वेंट को लेकर मैं दो बातें करूंगा, एक आपके सिलेबस में है और दूसरा नहीं है। तो सबसे पहली बात हम सॉल्वेंट के नेचर पर करेंगे। ये नेचर पर क्या? केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, लाइक डिसॉल्व लाइक्स। सॉल्वेंट बेसिकली दो टाइप के होंगे, एक सॉल्वेंट होगा पोलार और एक सॉल्वेंट होगा नॉन पोलार। ये पोलार सॉल्वेंट क्या है? जिनमें ऐसे सॉल्वेंट जिनमें डायपोल हो, डायपोल जैसे H2O की बात करें, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं HOH, H डेल्टा पॉजिटिव और OH डेल्टा नेगेटिव, परफेक्टली बनाए तो ये कुछ इस तरह होता है, यहां पर H लिखा जाता है, ये डेल्टा पॉजिटिव। तो इसमें डायपोल है, तो ये पोलार सॉल्वेंट है। बेंजीन, बेंजीन भी एक सॉल्वेंट है, C6H6, वह नॉन पोलार सॉल्वेंट है। तो जो सॉल्वेंट का नेचर होगा, कौन सा नेचर? पोलार या नॉन पोलार नेचर स्टूडेंट। तो पोलार को अगर पोलार सॉल्वेंट में पोलार सॉल्यूट डिसॉल्व होता है तो इजीली डिसॉल्व होगा, ज्यादा से ज्यादा आयन बनाएंगे। आपने सुना होगा पॉलिटिक्स में या फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता, अपने लोग को ज्यादा खींचते हैं, किसी भी चीज में अपनापन दिखाया जाता है ना। जैसे मैं यूपी का हूं, यूपी में अगर अखिलेश की सरकार होती है, यादव लोग की सरकार होती है, तो क्या करते हैं, जितने भी यादव हैं सबको कोई ना कोई ऑफिसर बना दिया जाता है, सबको पुलिस इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। तो सिमिलरली यार, लाइक डिसॉल्व लाइक, हर जगह चलता है ये चीज। अपने कास्ट वालों को हर कोई क्या करता है, आगे बढ़ाता है। तो लाइक डिसॉल्व, पोलार है तो पोलार को ज्यादा आयोनाइज करेगा, नॉन पोलार है नॉन पोलार को ज्यादा आयोनाइज करेगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने क्या बताया? अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो आपने डाला, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन का मतलब रेशो। किसका रेशो है? दो चीज का रेशो है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसॉल्व। इन दोनों का जो रेशो होगा उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर ज्यादा डिसोसिएट होंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? अप्रॉक्स टू 1 आएगी, और अप्रॉक्स टू 1 आएगी तो दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा जो टर्म बता रहा हूं ये आपके सिलेबस में इस चैप्टर में नहीं है, आगे हम बात करेंगे कैरलॉस लॉ के। डाइल्यूशन, सॉल्वेंट की क्वांटिटी, सिंपल लैंग्वेज में कहूं, सॉल्वेंट की क्वांटिटी अगर हम इंक्रीज करते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर क्या असर पड़ता है। तो ध्यान से 5 मिनट मुझे सुनिएगा स्टूडेंट। यह एक लीटर का बोतल है, सपोज दैट ये 1 लीटर, इसके अंदर हमने क्या डाला? पानी, 1 लीटर पानी। ये भी 1 लीटर है, इसके अंदर भी वाटर है। हमने डिसॉल्व किया 10 ग्राम सब्सटेंस को, यहां भी 10 ग्राम सब्सटेंस को डिसॉल्व किया। यह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और यह वीक इलेक्ट्रोलाइट है स्टूडेंट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, जितने आयन बनाने हैं बन जाएंगे। सपोज दैट 10, इसने 100 आयन्स बनाए, 10 मॉलिक्यूल ने कितने आयन्स बनाए? 100 आयन्स बनाए। सपोज दैट, एक बात कह रहा हूं यार, यहां सिर्फ 20 आयन्स बने। कितने आयन्स बने? 20 आयन्स। यहां 100 आयन।
तो इस केस में ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि आयंस कम हुए। लेकिन अगर हम सॉल्वेंट की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, यानी हम इस 2 लीटर पानी में 10 ग्राम को डिसॉल्व करते हैं, 3 लीटर पानी में डिसॉल्व करते हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं, यानी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हैं, तो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसमें कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने आयन बनने थे बन गए। अरे आयन जितने फॉर्म होने थे, एक कप ऑफ वाटर हो या ड्रम ऑफ वाटर हो, दोनों में नंबर ऑफ आयंस इक्वल बनेंगे, आयंस की क्वांटिटी चेंज नहीं होने वाली है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। जितना भी आप डाइल्यूशन कर लो, बढ़ा जितना भी पानी आप पूरे मुंबई बीएमसी का जो पानी आता है डाल दो, नंबर ऑफ आयन उतने ही होंगे। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे जैसे हम वाटर यानी सॉल्वेंट की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, सॉल्वेंट की क्वांटिटी इंक्रीज करने पर स्टूडेंट नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे। पहले अगर यहां पर 20 आयंस थे 1 लीटर में, तो शायद मैं आधा लीटर और बढ़ाता हूं, 1.5 लीटर की बात करूं तो आयंस 30 हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, यानी आयन बढ़ेंगे, 20 से तो ज्यादा ही होंगे, 25 हो गए, यानी नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे स्टूडेंट। अगर मैं 2 लीटर की बात करूं तो 1 लीटर हो गया, 1 लीटर एक्स्ट्रा हो गया ना, पहले 1 लीटर में डिसॉल्व था, तो और आयन बढ़ जाएंगे, 3 लीटर में और आयन बढ़ जाएंगे। अगर मैं बात करूं जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर, जीरो कॉन्सेंट्रेशन, अब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, जीरो, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया मैंने, इतना ज्यादा वाटर ऐड कर दिया स्टूडेंट, इतना ज्यादा कि उसमें सॉल्यूट अब ढूंढने पड़ रहे हैं, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, जीरो, और डाइल्यूशन क्या हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बिहेव करता है एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट किसके तरह बिहेव करेगा, एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दैट मींस वीक इलेक्ट्रोलाइट के पास भी उतने ही आयन हो जाएंगे जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पास थे, यानी वो भी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसा बिहेव करता है, एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसलिए मैंने कहा था सॉल्वेंट को लेकर हम 2 बातें करेंगे, एक तो नेचर पर मैंने कहा अपने बिरादरी वाले को ज्यादा खींचेंगे, दैट मींस पोलार ज्यादा पोलार को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलार को करेगा। लेकिन दूसरा टर्म था डाइल्यूशन। तो स्टूडेंट ये पहला फैक्टर हो गया। सिमिलरली आप सॉल्वेंट सॉल्यूट की बात कर लेते हैं, सॉल्वेंट की तो हमने कर दिया, सॉल्यूट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे अफेक्ट करता है। तो सॉल्यूट यार हमने देखा सॉल्यूट कितने टाइप के हैं, 2। कौन कौन से सॉल्यूट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले, वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले। तो ऐसे सॉल्यूट जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे उनके केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, ज्यादा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कम होगा। तीसरा फैक्टर जो है स्टूडेंट वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो डिसोसिएट होने हैं वो बढ़ जाते हैं। आप जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो नहीं डिसोसिएट हुए हैं वो भी डिसोसिएट हो जाएंगे, यानी डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। ऐसे और भी फैक्टर है, ये सब तो आपके सिलेबस में दिया नहीं है, लेकिन मैंने डिस्कस कर लिया कि आगे के लेक्चर में अगर आप नीट और जेईई की प्रिपरेशन करते हो तो वहां आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओस्टवाल्ट डाइल्यूशन लॉ की, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेस को लेकर बातें कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक आपके बुक में दिया है वो आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस की बात किया है। तो अब तो हमें समझ में आ गया है एसिड 2 टाइप के होते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, किसकी बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कैसा बिहेव करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह, यानी दे आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू वाटर। अरे वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। जैसे अगर मैं HCl की बात करूं स्टूडेंट तो H+ और Cl- आयन बनेगा, यह कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। अगर मैं HNO3 की बात करूं तो ये क्या होगा, H+ और NO3- कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। ऐसे H2SO4 की बात करो तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। NaOH की बात करो, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो Na+
OH माइनस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। KOH की बात करें, K प्लस OH माइनस कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए। लेकिन ये क्या थे? स्ट्रॉन्ग एसिड थे। अगर और ये क्या थे? स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हम वीक एसिड की बात करें स्टूडेंट, वीक एसिड की, तो वीक एसिड के केस में वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, उनका आयोनाइजेशन कंप्लीटली नहीं होता है। जैसे हम एसिटिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो CH3 COO माइनस और H प्लस, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुए हैं, यानी ये है इक्वली जितना था उतना डिसोसिएट नहीं हुआ है। इसमें से कुछ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल बचे हुए हैं स्टूडेंट। अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल अभी भी वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, जितना हमने डाला था पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, NH4OH, तो NH4 प्लस हो जाएगा और OH माइनस हो जाएगा। ये भी क्या है? वीक बेस, तो यह भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो जाएगा। यह बनने के बाद कुछ अमोनियम हाइड्रोक्साइड अनडिसोसिएटेड पड़ा रहेगा। तो यह है आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो चलिए आगे देखते हैं कि जो अनडिसोसिएटेड पड़ा रहता है उसके ऊपर ओस्टवाल्ट ने क्या कहा है। लेकिन उससे पहले हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट समझना है फॉर वीक एसिड एंड फॉर वीक बेस। तो पहले वीक एसिड और वीक बेस को लेकर हम क्या समझ लेते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट, फिर हम ओस्टवाल्ट का डाइल्यूशन लॉ पढ़ते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेसिस के टर्म में हम बात करते हैं। एक एसिड है, जनरल फॉर्मेट मैंने लिखा HA, वो डिसोसिएट होगा H प्लस और A माइनस बना है। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड लिखते हैं तो कैसे लिखते थे? लास्ट ईयर हमने 11th में पढ़ा था, KC लिखते थे, लेकिन यहां क्या लिखेंगे? KA, एसिड के लिए A लिखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन को लिखने के लिए हम ऐसे ब्रैकेट का यूज करते हैं, इसका मतलब होता है एक्टिव मास, और एक्टिव मास का मीनिंग होता है मोलार कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 मोल। तो चलिए हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस। अगर आपको 11th का लेक्चर याद होगा तो ऐसा कुछ पढ़ते थे, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, CH3 COOH है हमारे पास, और हां एक चीज याद रखिएगा, यह रिवर्सिबल लिखना है क्योंकि वीक एसिड है। वीक एसिड के लिए आपको रिवर्सिबल साइन दिखाना है, तो यह बनेगा CH3 COO माइनस NH प्लस। तो इसके लिए अगर हम लिखते हैं तो हो जाएगा K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COO माइनस एंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COOH। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है किसके लिए? वीक एसिड के लिए। ऐसे अगर हम बेस के जनरल फॉर्मेट की बात करें स्टूडेंट, तो बेस को हम लिखेंगे BOH। डिसोसिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? B प्लस और OH माइनस। सेम जैसे यहां लिखे हो वैसे वहां लिखेंगे। बेस के लिए क्या हो जाएगा? KB। व्हाट इज KB? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट, यही KB। तो KB अगर चेक करें तो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH। एग्जाम्पल अगर ले लें हम लोग, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अगर हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? NH4 प्लस और OH माइनस। यहां पर हम लिखेंगे KB इज इक्वल टू NH4 प्लस OH माइनस डिवाइड बाय NH4OH। तो होप आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट समझ में आ गया होगा। यही Ka और Kb
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस कहे जाते हैं। अब ओस्टवाल्ट डाइल्यूशन लॉ क्या है वो समझते हैं। ओस्टवाल्ट कहते हैं कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? अल्फा से। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम के, और यह डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के। जो ओस्टवाल्ट थे उन्होंने अरेनियस के कॉन्सेप्ट को ही फॉलो किया। अरेनियस के वीक एसिड और वीक बेस के कॉन्सेप्ट को ही लेकर उन्होंने बातें कही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। अब इसको समझते हैं उन्होंने क्या कहा था और कैसे इसको प्रूव करते हैं स्टूडेंट। अगर हम वीक एसिड की बात करते हैं, कोई वीक एसिड ले लें, तो जनरली वीक एसिड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? HA से। लेकिन अगर सपोज दैट मैं कोई वीक एसिड ले लेता हूं, CH3COOH ले लेता हूं, कॉमनली आप HA लिख सकते हैं, इसको रिवर्सिबल होगा तो हमको मिलेगा एसिटेट आयन CH3CO माइनस प्लस H प्लस। एसिटेट आयन और H प्लस आयन में डिसोसिएट होगा, ये वीक एसिड है, कुछ अनडिसोसिएटेड अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड बचा रह जाएगा स्टूडेंट। तो अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की बात करें K, तो K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस H प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH। K तो हमको समझ में आ गया होगा। K क्या है स्टूडेंट? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अगर मैं इनिशियल मोल की बात करूं, अभी डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो लेट कर लो कि इसके एसिटिक एसिड के 1 मोल थे, तो अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो ये बने ही नहीं होंगे, तो इसके कितने मोल होंगे? 0। रिएक्शन स्टार्ट होगा तब ना कुछ डिसोसिएट होंगे। अगर मैं फाइनल मोल की बात करूं स्टूडेंट, फाइनल मोल्स, तो इसमें से कुछ अमाउंट डिसोसिएट होंगे। वीक एसिड है, हमने लेट कर लिया, कितना डिसोसिएट हुआ? अल्फा। तो ये रिमेनिंग कितना बचेगा? अल्फा इसमें से कम हो गया तो बचेगा 1 माइनस अल्फा, और यह डिसोसिएट होंगे अल्फा अल्फा। अब ये मत कहना सर ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है, तो 2 अल्फा माइनस करिए, जितना ये नेगेटिव आयन बनेगा उतना ही ये पॉजिटिव आयन बनेगा, इक्वली डिसोसिएट होंगे, इसीलिए एक ही अल्फा लिखा जाता है स्टूडेंट। तो ये क्या है? मोल। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन वैल्यू या N अपॉन V होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसको समझने के लिए, तो इसको मैं अंडरलाइन कर दिया। 1 अपॉन V इज इक्वल टू C या N बाय V इज इक्वल टू C होता है। व्हाट इज C? C फॉर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या करूंगा? 1 माइनस अल्फा बाय V, यहां हो जाएगा अल्फा बाय V, और ये भी हो जाएगा अल्फा बाय V। सबको मैंने V से डिवाइड कर दिया, V से डिवाइड करते ही वह कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहां हमारे पास एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ये ब्रैकेट क्या बताता है? एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब होता है मोलार कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन है या नहीं है हमारे पास? एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है हमारे पास? अल्फा बाय V। स्टूडेंट H प्लस आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन अल्फा बाय V ही है, इंटू अल्फा बाय V। एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1 माइनस अल्फा बाय V, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाय V। एक V कैंसिल हो गया स्टूडेंट, हमको मिल गया K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, और ये V नीचे आ जाएगा तो V 1 माइनस अल्फा। होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। K एक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, अल्फा स्क्वायर।
स्टूडेंट अगर मैं यहां 1 एज्यूम करता हूं, वैसे है इंटू 1 लिख दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1/v क्या हो जाएगा हमारा c, तो k इज इक्वल टू हमको मिल गया अल्फा स्क्वायर c अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये चीज को ध्यान रखिएगा, अगर सॉल्यूशन का डिसोसिएशन बहुत कम हुआ है तो अल्फा की वैल्यू निग्लिजिबल होगी, यानी अल्फा अप्रॉक्स टू 0 होगा स्टूडेंट। तो अल्फा अप्रॉक्स टू 0 कर दिया मैंने, तब हमें मिल जाएगा स्टूडेंट k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर c अपॉन 1, तो 1 का मतलब कुछ नहीं, तो अल्फा स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा, k अपॉन c। स्टूडेंट अगर इसको मैं उधर भेजता हूं, अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ k अपॉन c। k कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, जैसे रिमूव करेंगे तो हमको मिल जाएगा अल्फा, दोनों सेम हो जाएंगे, तो अल्फा इस तरह बना दिया, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट कॉन्सेंट्रेशन, और 1 अपॉन c या 1 अपॉन v इज इक्वल टू c होता है स्टूडेंट, और 1 अपॉन c इज इक्वल टू किसके होगा, उल्टा हो जाएगा, v हो जाएगा। तो हमें दूसरा आंसर मिल जाएगा अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट्स वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यू मिल गया। यही तो वेस्टवॉल्ट ने कहा था, वेस्टवॉल्ट ने क्या कहा था कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के। होप आपको इतना समझ में आया होगा स्टूडेंट। एक और बात का ध्यान रखिए, यहां तो मैंने वीक एसिड लिया है, अगर मैं वीक बेस लेता हूं तो भी सेम ही आएगा, जैसे ये था सेम वैसे ही आएगा। यहां पर क्या करेंगे स्टूडेंट, चेंज करते हैं, यहां हो जाएगा BOH और हमको मिलेगा B प्लस और OH माइनस, इक्वेशन चेंज हो जाएगा, यहां B प्लस OH माइनस और BOH, बस इतना ही चेंज होगा, बाकी सेम होगा। तो आप इसी तरीके से KB भी निकाल सकते हो। व्हाट इज KB? KB इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है स्टूडेंट। जो प्योर वाटर होता है वह बहुत लीस्ट क्वांटिटी में डिसोसिएट होता है और इजीली डिसोसिएट भी नहीं होता है। तो अगर हम वाटर की बात करें स्टूडेंट, H2O लिक्विड फॉर्मेट में है, दूसरा H2O मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोलाइज होते भी हैं तो हमको मिलता है H3O प्लस एंड OH माइनस। व्हाट इज H3O प्लस? हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। अब इसके लिए अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट K लिखते हैं तो क्या फॉर्मूला मिलेगा हमको? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। H2O कितने बार है? 2 बार है, तो 2 बार लिखने के बजाय हम लिखेंगे H2O रेज़ टू 2। अब यह H2O स्क्वायर इधर भेज देते हैं स्टूडेंट, तो हमको क्या मिल जाएगा? K इंटू H2O का कॉन्सेंट्रेशन उसका स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। H2O का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड होता है, H2O का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा? नो। H2O मिला के तो दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन हम चेंज करते हैं, तो H2O का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है स्टूडेंट? कांस्टेंट होता है। तो बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, हमने एक वर्ड सेलेक्ट कर लिया K डैश है, क्या है स्टूडेंट? K डैश। तो हमको क्या मिल जाएगा? K इंटू K डैश इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। K इंटू K डैश इज इक्वल टू होता है KW। K इंटू K डैश इज इक्वल टू KW, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट,
व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या होता है? तो देखो, यह कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है, किसका? हाइड्रोनियम आयन की। यह किसके कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है? हाइड्रोक्सिल आयन की। बीच में N2 है, तो किन दोनों का प्रोडक्ट? हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोनियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट को ही हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कहते हैं। ऐसा आपके बुक में भी लिखा है। अगर इसे न्यूमेरिकली देखा जाए स्टूडेंट, तो Kw हाइड्रोनियम आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है 1.0 इंटू 10⁻⁻7 होता है, और उतने ही इक्वल अमाउंट में हाइड्रोक्सिल आयन भी बनते हैं, तो यह भी 1.0 इंटू 10⁻⁻7 होता है। 1 इंटू 1 हो जाएगा स्टूडेंट, तो 1.0 इंटू -7 -14, यह हमको मिल गया न्यूमेरिकली Kw की वैल्यू। होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होता है और बफर सॉल्यूशन क्या होता है। उसके साथ हम बफर एक्शन को भी देखेंगे स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।